नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों आपको बताते हैं। मंडियों की भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आज भी बताएंगे और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज कर्फ्यू की न्यूज़ से। और आज कर्फ्यू नहीं लगा चिड़िया गांधी और गांधीबड़ी में, पूर्णतः कर्फ्यू हटा लिया गया। और दोस्तों, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ये आदेश दिया था और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और आज दिन भर कर्फ्यू नहीं रहा चिड़िया गांधी और गांधीबड़ी गांव में। और रात्रिकालीन कर्फ्यू भी अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुलिस कर्मियों की तैनाती ज़रूर रहेगी। किसी प्रकार की पाबंदियां फिरने में, इधर उधर जाने में या कोई कार्य करने में नहीं है, लेकिन 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं इकट्ठे होंगे। ये धारा 144 की तरह लागू रहेगा और कुछ पुलिसकर्मी भी दोस्तों लगातार तैनात रहेंगे। और जो मुख्य रोड था बादरा से सरसा की तरफ जाने वाला रूट, वो अभी नहीं खोला गया है और दिशा निर्देश सख्त दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन, मीटिंग, जल से आदि चिड़िया गांधी एरिया में नहीं किए जा सकेंगे और इसके लिए अनुमति लेनी होगी उपखंड कार्यालय से। तो इस प्रकार की सख्ताई अभी भी जारी है। कर्फ्यू को हटा लिया गया है। 11 जुलाई को गोकसी की घटना के बाद में क्षेत्र में जिस प्रकार से तनाव हुआ और तनाव को देखते हुए जो धरना प्रदर्शन चल रहे थे उनको बलपूर्वक खदेड़ा गया। उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन ये कर्फ्यू आज हटा लिया गया है। कल देर शाम को ये डिसीजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया और 8 दिन तक चिड़िया गांधी और गांधी में दोस्तों कर्फ्यू लगा और ये अब इतिहास बन चुका है। और ये इतिहास भी ऐसा बन चुका है कि बादरा तहसील में पहली बार दोस्तों किसी गांव में कर्फ्यू लगा था और वो गांव रहे चिड़िया गांधी और गांधीबड़ी। और इन गांवों का अब ये इतिहास हो गया है कि 8 दिन तक इनमें गोकसी की घटना के बाद संघर्ष हुआ और पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जंग हुई। उसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये कर्फ्यू का दंश अब इन दोनों गांवों के माथे पर, मस्तक पर दोस्तों सदैव सदैव के लिए अमिट छाप के रूप में अंकित हो गया है। जैसा कि बादरा में 2000 में जो कर्फ्यू लगा था उसके बाद में आंदोलन भी हुआ और दोस्तों लंबा चला। उस आंदोलन से निकल कर आए एक नेता सुरेश चौधरी विधायक बने थे। तो क्या मायने हैं उस कर्फ्यू के और क्या मायने हैं इस कर्फ्यू के? क्या इस कर्फ्यू में भी कोई नेता बनकर उभरा है? दोस्तों, हम विस्तार से बात कर रहे हैं। ये राजनीति करने का या राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे आंदोलन जब होते हैं तो कोई एक नेता इसमें से निखर कर निकलता है। कई नेताओं का भविष्य दांव पर होता है और नेताओं के लिए ये सबसे बड़ी भारी मुश्किलात वाला समय होता है दोस्तों। और नेताओं को पुलिस की यातना, प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है। जैसा कि 2002 में जब कर्फ्यू लगा था, एक युवक ने युवती की गुप्ती से और चाकुओं से गोद कर स्कूल परिसर में बादरा के मुख्य हाई सेकेंडरी स्कूल में हत्या कर दी थी और खुद की भी नसें काट कर दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ उसकी अगुवाई डॉक्टर सुरेश चौधरी ने की और उस समय स्वर्गीय लालचंद डुड्डी भी दोस्तों प्रमुख नेता बादरा क्षेत्र में थे। उन्होंने भी आंदोलन की अगुवाई करने का पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन युवा डॉक्टर सुरेश चौधरी के आगे कहीं ना कहीं स्वर्गीय लालचंद डुड्डी की जो नेतृत्व करता छवि थी वो धूमिल हुई, वो कुछ कम हुई और उनको बैक हटना पड़ा। और डॉक्टर सुरेश चौधरी ने आक्रामक नेता बनते हुए नेतृत्व किया और इस आंदोलन में असलम नामक एक युवक को गोली लगी थी, उसकी मृत्यु भी हुई। और उसके बाद में आंदोलन उग्र हुआ दोस्तों। कहीं ना कहीं उस समय जब गोली चलाई गई थी तो जनता द्वारा थाने में आगजनी करने की घटना को अंजाम दिए जाने के प्रयास हो रहे थे और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग थाने का घेराव कर चुके थे। और उस वक्त अगर गोली नहीं चलाई जाती तो संभवतः बादरा का पुलिस थाना जला दिया जाता।
और दोस्तों इस घटना के बाद में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो कि 7 दिन तक भादरा का जो वातावरण है वो कर्फ्यू में रहा और बहुत कड़ा कर्फ्यू भादरा में उस समय देखा गया। दोस्तों बहुत कंपनियां यहाँ बुलाई गई थी। अब 3 कंपनियां चिड़िया गांधी और गांधी के लिए भादरा क्षेत्र में आई थी और इन 3 कंपनियों ने पूरी कर्फ्यू की व्यवस्था को संचालित किया और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना अहम योगदान एक प्रकार से हम कहें तो दिया। और उस कर्फ्यू की और इस कर्फ्यू की तुलना करें तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार से आंदोलन की अगुवाई वाले नेता युवा ज़रूर थे, लेकिन वो उभर कर नहीं आए। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे नेता की जिसकी पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजरंग सारण की। दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका इस आंदोलन में नहीं निभाई थी, लेकिन हिंदूवादी नेता है और सदैव लोगों के बीच रहने वाले और किसानों के बीच रहने वाले नेता की उनकी छवि है और वो प्रयास कर रहे हैं प्रथम चुनाव लड़ने की भी इस बार 2023 में भादरा से। तो दोस्तों कर्फ्यू हट चुका है और बात वार्ता करना स्वाभाविक है और चर्चाओं का भी बाज़ार गर्म है और आखिर लोग भी जानना चाहते हैं कि इस कर्फ्यू के आखिर मायने क्या है। तो दोस्तों इसके मायने क्या है, मायने ज़रूर इसके गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी के लोगों से आप पूछेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो इस पर दुखमन भी जताएंगे और वो ये कहेंगे कि ऐसा कर्फ्यू कहीं ना लगे, ऐसा दंश किसी भी गांव को ना मिले और ऐसी परिस्थितियों से 2-4 किसी गांव को, किसी कस्बे को, किसी शहर को ना होना पड़े। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो इस कर्फ्यू में किसको फ़ायदा हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से। बलवान पूनिया की छवि यहाँ एक सशक्त और मजबूत और एक कड़े शासक के रूप में देखी जा रही है, जो कि बदले की राजनीति का उन पर बार बार आरोप लग रहा है। और इस कर्फ्यू की राजनीति में भी बजरंग सारण की जिस प्रकार से पुलिस हिरासत में पिटाई हुई जमकर और उनको इस कदर यातनाएं प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई कि दोस्तों आज भी वो अस्पताल में भर्ती थे और देर शाम तक उनसे मिलने आने वालों की बड़ी संख्या में भीड़ थी। और हम भी आज उनसे मिलकर आए थे और उनका कुशल क्षेम, उनका हाल जाना था। और दोस्तों देखकर आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि उनको बहुत बुरी तरह से शारीरिक पीड़ा दी गई है। उनको उठने बैठने चलने फिरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते मेरे साथ ये जो ज़्यादती है वो पुलिस द्वारा की गई। लेकिन साथ भी ये कहते हैं कि बिरानी, गोगामेडी या भादरा पुलिस के स्थानीय कर्मचारियों का ये काम नहीं। और मैं उन पुलिसकर्मियों को पहचानता भी हूँ, वो एक काले शीशे की गाड़ी में आए थे और यहाँ नहीं बीकानेर साइड की वो भाषा बोल रहे थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यातनाएं दी बजरंग सारण को और जमकर उनको पीटा गया। आखिर कौन थे ये पुलिसकर्मी, किसके द्वारा बुलाए गए थे? दोस्तों क्या ये जांच का विषय है? क्या इस प्रकार से पुलिस थानों में यातनाएं प्रताड़ित करने के लिए किसी भी अभियुक्त को पुलिस द्वारा दिए जाने की दोस्तों वकालत करती है? क्या इस प्रकार से कानून है? क्या इसकी गवाही देते हैं? कोई इसकी गवाही देगा? क्या पुलिस प्रशासन इसके बारे में खुलकर बताएगा कि क्यों इस प्रकार से यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया जो धरना प्रदर्शनकारी थे उनको? क्या उसके लिए रिमांड नहीं लिया जाता है? और क्या रिमांड लिया जाता है तो उसमें भी इस प्रकार से पिटाई की जाती है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो कि अगर कोर्ट के और वकीलों के नज़रिए से हम जानेंगे तो इस प्रकार की यातनाएं और प्रताड़ित करना पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों किया जाता है। अगर आम भाषा में हम बात करें तो इस प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है पुलिस द्वारा। और यहाँ बजरंग सारण ने भी स्पष्ट रूप से कहा दोस्तों उनको भारी यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और उनके पूरे शरीर पर एक प्रकार से पूरे शरीर में जकड़न है, वो ना ठीक से सो पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। तो इस प्रकार की प्रताड़ना आखिर किसके कहने पर दी गई? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम बात कर रहे थे इस कर्फ्यू के मायने की, तो दोस्तों मायना तो जो भी हो, लेकिन इस प्रकार की प्रताड़ना
क्या यहाँ कोई बहुत बड़े गंभीर आरोपों के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको ये प्रताड़ना दी गई थी। दोस्तों खैर देर शाम को आज 8 लोगों की जमानत हुई है और 307 की एफआईआर में ये जमानत हुई है। दोस्तों बिरानी थाना में जो केस था, एफआईआर नंबर 228 थी, उनमें एडीजे कोर्ट द्वारा इन लोगों की जमानत आज ली गई है और उनकी तरफ से पैरवी की गई एडवोकेट राजेंद्र बेनीवाल ने। और पहले भी जिन लोगों की जमानत हुई थी, राजेंद्र बेनीवाल द्वारा ही दोस्तों पैरवी करके इनकी ज़मानत करवाई गई थी। और आज जिनकी ज़मानत हुई है मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। विकास कुमार, प्रदीप कुमार, सचिन, विक्रम सिंह, बजरंग सहारण, प्रताप सिंह, विनोद और अजय कुमार, ये 8 लोग हैं जिनकी आज ज़मानत ली गई है एडीजे द्वारा। और इसके लिए बहस की थी, हमने आपको बताया, राजेंद्र बेनीवाल एडवोकेट द्वारा। तो दोस्तों आज ज़मानत ज़रूर हुई है और उनको अस्पताल में लगातार 3-4 दिनों से भर्ती बजरंग सहारण को कराया गया था। तो उसको लेकर मैं आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया पर बजरंग सहारण की एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है। वो सलाखों के पीछे हैं और दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं, जंगले हाथ से पकड़े हैं। उस फोटो को उनके समर्थक बड़ी संख्या में वायरल कर रहे हैं और उनको दोस्तों साथ देने की बात कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। तो क्या बजरंग सहारण इस कर्फ्यू हटने के बाद में और इस पूरे प्रकरण में क्या अपनी राजनीति में निखार लिए हुए आएंगे? क्या इस मार पिटाई और कड़ी प्रताड़ना के बाद भी वो राजनीति में सक्रिय रूप से बने रहेंगे? दोस्तों ये बड़े सवाल है। और बजरंग सहारण की माने तो उसके शरीर को तोड़ा जा सकता है लेकिन उसके हौसलों को नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा उन्होंने आज अस्पताल के दौरान शब्द बोले, विचार व्यक्त किए। और आज दोस्तों मिलने वालों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी बहुत से बड़े कार्यकर्ता थे। उनका हाल चाल जानने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे। तो बड़ी संख्या में लोग मिलने जा रहे हैं। दोस्तों क्यों इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और इसके पीछे किसका हाथ है? क्या किसी जनप्रतिनिधि का हाथ है या किसी रंजिशवश इनको इस प्रकार की प्रताड़ना दी गई है? आखिर इतनी गंभीर एफआईआर लगाने और इस प्रकार की धाराओं को जोड़ने के पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जिस प्रकार से कल हमने बताया, क्या राजनीतिक रंजिश है ये? क्या बलवान पूनिया राजनीतिक रंजिश निकाल रहे हैं? दोस्तों इसके लिए तो बलवान पूनिया को भी जवाब देना चाहिए कि इसके पीछे इनका कोई हाथ नहीं है या इनका हाथ है, या फिर ये क्या मामला है? क्यों इस प्रकार से बजरंग सहारण को ही टारगेट बनाया गया? तो दोस्तों कर्फ्यू की खबरों में आज के लिए इतना ही। कर्फ्यू अब पूर्णतया से गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी में हट चुका है और जो सख्ताई है वो अभी भी जारी रहेगी। किसी प्रकार से रैली, धरना, प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। 4 से अधिक लोग आप इन गाँव में नहीं आ सकते। 3-4 किलोमीटर के एरिया में ये जो गाँव की परिधि है इसमें आप 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, रैली का कार्यक्रम करना है तो आपको उपखंड अधिकारी से इसके लिए इजाज़त लेनी होगी, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सख्त आदेश जिला कलेक्टर द्वारा अभी भी जारी किए हुए हैं। और जो मुख्य रोड है दोस्तों उसको लेकर काफ़ी परेशानियां पहले भी आ रही है और लोगों ने उसकी मांग भी की थी कि सरसा से बादरा का जो रूट है वो खोल दिया जाए, लेकिन इसमें अभी भी ये रूट नहीं खोला गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज सेठ स्वर्गीय पूनम चंद और रावतमल नाटा के पुराने कटले की समिति द्वारा दोस्तों 1000 पौधारोपण का संकल्प लिया गया है और लक्ष्य लिया गया है। और आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें परसोत्तम महिपाल है जो व्यापारी है, इसी कटले में दुकान करते हैं, उनका विशेष योगदान है इस सारे पौधारोपण अभियान में होगा और 1000 पौधों का वितरण करने में भी इनका योगदान होगा। इसके अलावा मोहनलाल नेगी, ब्रजलाल स्वामी, ओम सिंह राठौड़, गोविंद जमालिया, राजेंद्र स्वामी, जितेंद्र नेगी के अलावा विजय सोलंकी, विजेंद्र नेगी और बबलू सोलंकी, शाहरुख, शौकत आदि अनेकों दुकानदार समिति के लोग इस अभियान में शामिल रहेंगे। तो इनके द्वारा
अब पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जो मुफ्त के वादों की स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट का उस पर किस प्रकार से डंडा पड़ने जा रहा है भारत में। मैं भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों, और प्रमुख समाचार है ये पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा है। क्षेत्र की राजनीति, भारत की राजनीति इसके ऊपर आगे पीछे केंद्रित हो चली है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख शब्दों में टिप्पणी भी की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर चुनाव आयोग सक्रिय होता तो ये नौबत नहीं आती जो कि मुफ्त की स्कीमें विभिन्न राज्य की सरकारों द्वारा जब चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्रियों के दावेदारों द्वारा और पार्टियों द्वारा मसौदा बनाकर लोगों को मुफ्त की स्कीमें जो है अलॉट की जाती है, उनको चॉइस की जाती है कि आपको इस प्रकार की बिजली पानी आदि की हम मुफ्त योजना देंगे, आप हमें वोट दीजिए। और बड़ी संख्या में लोग दोस्तों इसके प्रति आकर्षित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं, और कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित होता है दोस्तों इससे। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि वोट बैंक को प्रभावित करता है ये निर्णय, ये डिसीजन, और इससे आने वाले समय में इन राज्यों की माली हालत भी खराब होती है। जैसा कि हमने पड़ोसी देश श्रीलंका में देखा है दोस्तों, श्रीलंका की माली हालत इस कदर खराब हो गई है कि दिवालिया के कगार पर पहुंच चुका है श्रीलंका। और यही हाल कमोबस पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश की है। तो क्या भारत भी इस ओर अग्रसर होगा या फिर इसको लेकर कोई नया कानून बनेगा? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहा है, और बिजली पानी आदि की जो वादे किए जाते हैं मुफ्त में देने के दोस्तों, इसके ऊपर अंकुश लगाने की बात है। लेकिन केजरीवाल इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, ना सुप्रीम कोर्ट के जज की इस टिप्पणी से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं जनता को मुफ्त में कोई सुविधा मिलती है तो क्या बुराई है इसमें, और वो ये भी कहते हैं कि विद्यार्थियों को अगर मुफ्त में शिक्षा मिलती है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, गरीबों के भलाई की ये स्कीमें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर इन योजनाओं का भार बढ़ता है, और एक पार्टी इस प्रकार के वादे करती है तो फिर दूसरी पार्टियां भी इस प्रकार के वादे करेगी, और सारी पार्टियां जब वादे करेगी तो फिर भारत की राजनीति कहाँ जाएगी? सब कुछ फ्री में देने की आपको घोषणा करनी पड़ेगी। इन एक दो घोषणाओं के बाद में ऐसा चलन आएगा कि आपको सब कुछ फ्री देना पड़ेगा, यहाँ तक कि तनख्वाह भी घर बैठे ही आपको लोगों को, भारत के लोगों को देनी पड़ेगी, और राज्य इसमें दिवालिया भी होंगे। दोस्तों मैं कुछ राज्यों की आपको बात बताऊं तो पंजाब इसमें रेड क्रॉस लगा हुआ राज्य है, जिस पर देश में सबसे ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। पंजाब दोस्तों 53.3% कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं तो देश के कर्ज के जंजाल में फंसे ये प्रमुख राज्य हैं, जो टॉप 5 राज्य मैं आपको बताऊं। नंबर 2 पर राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान, हमारा राजस्थान नंबर 2 पर है कर्ज के जंजाल में फंसा हुआ, और राजस्थान में 39.8% कर्जा है दोस्तों। और नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल है, 38.8% कर्जा है, और नंबर 4 पर केरल है जहां 38.3%, और नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कम से कम 4 बड़े राज्य हैं, केरल को आप छोटा भी माने तो 4 बड़े राज्य हैं, और आंध्र प्रदेश में 37.6% कर्जा है दोस्तों। कर्जे का एक प्रकार से जाल इन राज्यों के ऊपर फैल चुका है, और इस कर्जे की जकड़न में ये राज्य आ चुके हैं। इनकी अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है, और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं दोस्तों, और वो आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को और एक प्रकार से चुनाव आयोग को भी, और दोनों को ये कहा है कि आप नीति आयोग, रिजर्व बैंक और लॉ कमीशन और इन सभी प्रमुख दलों के साथ एक बैठक करें, साझा बैठक करें, एक रणनीति बनाए, और विशेषज्ञ कमेटी में कोई प्रारूप इस प्रकार का लेकर आए, उसमें सुझाव इस प्रकार के हो कि इस प्रकार की मुफ्तखोरी से ये देश आज़ाद हो, और कोई भी पार्टी इस प्रकार की मुफ्त की योजनाएं ना बांट सके, ना उसकी घोषणा कर सके, ताकि उसको चुनाव में लाभ लिया जा सके, चुनाव में लाभ मिल सके। तो दोस्तों
आम आदमी पार्टी जैसी कई पार्टियों पर लगाम लग जाएगी अगर इस प्रकार का कानून आ गया और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कड़ाई से पालना करता है। तो आम आदमी पार्टी फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी की घोषणाओं के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस दिनों दिन दोस्तों ख़त्म होती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक प्रकार से उभर कर आ रही है, क्योंकि फ्री की स्कीम, फ्री की योजनाएं वो देने में सबसे अग्रिम पंक्ति में बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें राजस्थान में फैले लंपी वायरस की, जो कि पशुओं में तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और अब इसने लगभग 19-20 भारत के राज्यों को भी चपेट में ले लिया है और राजस्थान तो आधे से अधिक इस बीमारी की चपेट में आ गया है, जिसको लंपी वायरस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों दाने से पशुओं के शरीर पर हो जाते हैं। अपने आसपास भी आप अगर इस प्रकार का कोई बीमारी से ग्रसित पशु को देखें तो पशु विभाग को इसकी सूचना दे दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी जो है संक्रमण है, ये फैल सकती है। और ऐसे पशुओं को जो इस बीमारी के चलते मृत होते हैं उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाना ज़रूरी है। उनको ज़मीन के ऊपर छोड़ना संक्रमण को बढ़ावा देने के बराबर है। और दोस्तों गंगानगर ज़िले में संक्रमित पशुओं की संख्या 22,393 मिली है, जबकि 9984 ठीक हुए हैं, जबकि 840 पशु मारे जा चुके हैं इसी बीमारी के चलते। और बाड़मेर में 11,785 इसकी चपेट में आए, 3239 ठीक हुए, 830 पशु मारे गए हैं। जोधपुर की बात करें तो दोस्तों 10,212 इसकी चपेट में आए, जबकि 4,369 ठीक हुए, 730 पशुओं की मौत हुई। जालोर में भी 580 पशुओं की मौत हो चुकी है। जैसलमेर में भी 231 पशुओं की मौत हो चुकी है। बीकानेर में 527 पशुओं की, नागौर में 90, पाली में 60, जयपुर में 9 पशुओं की मौत इसी लंपी वायरस से हो चुकी है। तो अपने आप गांव में आसपास और गौशालाओं को भी स्थानीय प्रशासन ने निर्देश दिए कि इस प्रकार की अगर आपके पास कोई वायरस की रिपोर्ट हो, पशुओं में बीमारी की रिपोर्ट हो, तो आप इसकी तत्काल प्रभाव से संबंधित जो पशु चिकित्सालय विभाग है, कृषि विभाग है, वहाँ इसकी आप तत्कालीन सूचना दें। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अब मंडी के भाव और मौसम के मिजाज की, तो दोस्तों आज हम बात करें मंडी के भाव की रावतसर से। तो रावतसर में सरसों दोस्तों 6425 रुपये किलो बिकी है। चना बिका है 4580, ग्वार बिका है 4600, गेहूँ बिका है 2250, जौ बिके हैं 2570 रुपये प्रति कुंटल, जबकि तिल बिके हैं काले 11,200 रुपये प्रति कुंटल, मूंग बिकी है 5131 रुपये प्रति कुंटल। नौर में चना बिका है दोस्तों 4710, मोट बिके 7300, सरसों के भाव 6140, ग्वार के भाव 4700, जबकि अरंडी के भाव 7100 और संगरिया में सरसों बिकी है 6440, चना के भाव 4450, जौ के भाव 2400 और जयपुर मंडी में चना बिका है 4975 रुपये प्रति कुंटल। और दोस्तों मूंग बिका है 6900 और मोट बिके हैं 7200 रुपये जयपुर में। तो दोस्तों ये मंडियों के भाव है। अगर सरसा मंडी में नरमा देखें तो 9400 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ देखें तो 2230 रुपये प्रति कुंटल और सरसों के भाव 6182, मूंग के भाव 6351 और ग्वार के भाव 4500, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 9900 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 6170 और ग्वार बिका है यहाँ 4745 रुपये प्रति कुंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6200 रुपये प्रति कुंटल। और आज का मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों 4 अगस्त को आज 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और मात्र बूंदाबांदी हल्की बरसात आसपास क्षेत्र में हुई। रात्रि को भी 0.4 mm बरसात की चेतावनी है। 100% बादल छाए रहेंगे। 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक बना रहेगा। कल 5 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम? 28 से 31 डिग्री दिन में रहेगा और 32 से 33 दोपहर को मैक्सिमम, 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा, जबकि
5.7 mm बरसात कल दिन को आ सकती है और 1.6 दोपहर को 1.7 mm देर शाम को, रात्रि को 4 mm बरसात की चेतावनी है। 100% बादल छाए रहेंगे। 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को भी बना रहेगा और लगभग 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 4 अगस्त को आज क्या है खास दिवस, गायक किशोर कुमार जो कि फिल्मों के अभिनेता भी रहे हैं, 1929 में उनका आज के दिन दोस्तों जन्म हुआ था। और 1956 में भारत के पहले परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा ने आज के दिन कार्य करना प्रारंभ किया था। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम आज के दिन 1956 को प्रारंभ हुआ था। तो ये रहे दोस्तों आज के प्रमुख कार्यक्रम और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।